डंकी लगा के लोग पैसा वैसा कमाने के लिए जाते हैं, मैं तो जान बचा के हिजरत की है मैंने। इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। देखिए मैं स्वात में था, ये आप सबको पता था, आप लोग मेरे पास वहाँ आते भी रहे। जी, शीरज़ादा भाई बिल्कुल। के साथ मैंने वहाँ पे टाइम गुज़ारा था। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मेरे 1-2 सोर्स ऐसे हैं, उन्होंने जो भी मुझे बताया वो बात सच साबित हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक़्त रेड होगी, फिर उस वक़्त रेड भी हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अब ये एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी भी हुई। उन्होंने कहा जी अब ये वाला मुकदमा आपके ऊपर प्लान किया जा रहा है, फिर वो मुकदमा भी हुआ। तो मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करूँ। मुझे जब उन्होंने बताया कि अब ये तुझे एलिमिनेट कर देंगे या जान से मार देंगे, तेरी जान को खतरा है, जैसे कि अरशद शरीफ को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, देन ही लेफ्ट। तो जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, लेकिन जो कुछ भी फिर मैंने होते हुए देखा पाकिस्तान में, पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की रियासत गोलियों से कत्ल नहीं करेगी। हम कोई दहशतगर्द थोड़ी हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानियों के ऊपर, निहत्थे अवाम के ऊपर गोलियां भी चली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो माजी में गलतफहमियां थी वो हमारी दूर हुई है। तो उनमें एक ये गलतफहमी भी थी। तो मुझे ये कोई गलतफहमी नहीं है कि मुझे कोई कत्ल करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे कोई ऐसी गलतफहमी में पालना भी नहीं चाहता। देखिए ना, कत्ल के बाद जितनी एक्सट्रीम है वो सारी मेरे साथ हो चुकी हैं। कोई एक आदमी बताए बिल्कुल। ना जो 10 दफा गिरफ्तार हुआ हो 2-2.5 साल के अंदर। मुझे बताया, मेरे ऊपर कोई एक साफी बताया, मेरे ऊपर जितने इन्होंने पर्चे दिए, जितना इन्होंने मुझे इस चक्की के अंदर पीसा है, सारा कारोबार, हर चीज इन्होंने हमारी तबाह कर दी है। कोई भाई मेरा काम नहीं कर सकता, कोई नौकरी पे नहीं जा सकता, सारे पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वो बेचारे अपनी जमा पूंजी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे माँ बाप पाकिस्तान में नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है पिछले 1 साल से पाकिस्तान में, माँ बाप 1 साल से पाकिस्तान में नहीं है। और ये मैंने उनको तब भेजा था जब मैंने फरवरी में इलेक्शन के बाद इन्होंने मुझे उठाया, तो फिर इन्होंने प्लान किया मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे मुकदमे देना शुरू कर दिए। हम जब एंटी करप्शन बिल्कुल। के दफ्तर पेश होने के लिए, तो उन्होंने कहा जी कि हमें माफ कर दें इमरान भाई, हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर एजेंसियां दबाव डाल के हमसे ये करवा रही हैं, हम ये करना नहीं चाहते। तो आप क्यों नहीं अपने घर वालों को कहते कि वो यहाँ से चले जाएं, या फिर आप कंप्रोमाइज कर लें। कंप्रोमाइज तो मैंने नहीं किया, मैंने अपने घर वालों को कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। फिर मैं आवेदन पाकिस्तान, आपके सामने मैं खुश था, पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने हज पे जाना था, ये मेरी नीयत थी बहुत पुरानी, मैंने 2023 में हज करना था, इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अगवा के दिनों में मैंने उस जंगले में टकरे मारी इनको, मैंने कहा मुझे हज पे जाना था, मुझे छोड़ो। इन्होंने मुझे कहा जी आप अगले साल हज कर लीजिएगा। 2024 में मुझे मेरे एक सहाफी दोस्त हैं, उनके पास मुझे ये मिले भी कुछ एजेंसियों के बंदे। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई आपको मुबारक हो, आप इस साल हज पे जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, मुझे आपकी नीयत क्या है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे हाई कोर्ट ने भी आपके सामने धोखा दिया, मुझे आखिरी दिन तक लटकाते रहे। अगर वो मुझे पहले फारग कर देते तो मैं पहले ही शायद ये बॉर्डर क्रॉस करके हज करने चला जाता। बल्कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं जाना बिल्कुल। चाहूंगा तो मुझे ये रोक नहीं सकेंगे, मेरा मुल्क है। तो मुझे पता है ना, मेरे पहाड़ है, मेरा इलाका है, मेरे मुल्क है। तो मैंने बड़ी कोशिश की हज पे जाने की, मुझे उसके बड़ा तकलीफ भी हुई बड़ी। इन्होंने मुझे तब तक छोड़ा नहीं जब तक ये सारी फ्लाइटें खत्म नहीं होगी, तब तक छोड़ा नहीं जब तक के सारे मुल्कों से सारी फ्लाइटें चली नहीं गई। यानी प्राइवेट जेट का भी ऑप्शन खत्म कर दिया इन्होंने मेरे लिए। तो फिर मैं आज पे नहीं जा सका, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इसके बाद। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुझे मेरे सोर्स ने दोबारा जो इन्फॉर्मेशन दी वो खतरनाक थी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 2 मौकों पर बचाया। यानी ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस ये आखिरी वक्त है, लेकिन रब इतना मेहरबान है, उसने मुझे बचाया। 2 मौकों पर मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया और मुझे समझ आ गई कि अब मामला बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी सारी सिक्योरिटी छोड़ दी, अपने सारे बंदे छोड़ दिए, सिर्फ एक बंदा मैंने अपने साथ रखा और फिर मैं ट्रैवल करना शुरू हो गया। मैं सिंध में गया, मैं बलूचिस्तान में गया, मैं इस्लामाबाद भी आया, मैं स्वाबी में रहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में टाइम गुजारा, बलूचिस्तान में टाइम गुजारा, कबायली इलाकों में रहा। जहां जहां मुझे इंटरनेट मिलता था या थोड़ी फैसिलिटी होती थी, मैं वहां से अपना करके आगे निकल जाता था। मैं ट्रैवल करता रहा और इस बीच में 2 वाकयात ऐसे हुए कि उन्होंने मुझे फिर मजबूर किया संजीदगी से वो चीज सोचने के लिए जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मुझे इस बारे में जो कायल किया या राब्ता किया, वो जिसका मैं एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। हालांकि मेरे उस शख्स के साथ सिर्फ 1-2 मुलाकातें हैं। एक आधी मुलाकात एक पार्किंग के अंदर ही हुई थी तफसील में, कि वो उनकी गाड़ी आ रही थी और मेरी गाड़ी जो है वो जा रही थी, तो हम रास्ते में मिले पार्किंग में। तो वहां पे खड़े होकर हमने कुछ 10 मिनट बात की थी। तो कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया। अब मैंने ये पहले बात नहीं बताई। कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा मैं वो वाहिद आदमी हूं जो इस मुल्क को क्रॉस करके निकला हूं।
तो इमरान साहब अब आप यहाँ से निकल जाएं, मेरे पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है आपके बारे में। तो मैं कासिम सूरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैंने कहा जी देखें, मेरा निकल जाना इतना आसान नहीं होगा। आप जब निकले हैं तो, और आप उन इलाकों के हैं, आप उनके लहजों में बोलते हैं, तो वो मुश्किल होगा। कासिम सूरी साहब ने मुझे कायल किया, उन्होंने कहा देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, हम तो पैरों की खाक भी नहीं है ना, तो हमारा मकसद भी कोई उतना बड़ा नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कायल किया कि यार ये तो एक सुन्नत का तरीका है, अगर जान आपको बचानी है तो आपको अपनी हिजरत अब करनी चाहिए और आप हिजरत कर दें, वरना देखें शहीद अरशद शरीफ की उन्होंने मुझे मिसाल दी। उन्होंने कहा इसी रास्ते में देखो अब वो आवाज बंद हो गई है, अगर वो आवाज मौजूद होती तो आज हालात कैसे होते। मैंने कहा जी वो तो बड़ी तवाना आवाज थी। तो उन्होंने कहा बंद होगी ना आवाज, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी आवाज भी बंद हो जाए। मैंने फिर उनको बताया जी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सोचने दें, फिर आपको आप यहाँ से निकल जाए। तो मैंने भी फिर प्लान कर लिया कि मैं निकलूंगा, क्योंकि आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा था, कोई चीज आपसे ढकी छुपी तो नहीं है। मैं अकेला रहता रहा हूँ यार, मैं अपने कपड़े खुद धोता रहा हूँ, मैं अपना खाना खुद पकाता रहा हूँ, मैं यानी अपना वीलॉग खुद ही करता था, खुद ही उसको रिकॉर्ड करता था, खुद ही उसको भिजवाता था, खुद ही सारा काम करता था, बाहर जहां से अपलोड होता है वहां भी खुद ही भेजता था मैं। तो ये सारी चीजें मैं अकेला करता रहा हूँ काफी दिन तक। उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट किए जी निकलने की। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको ना जगह बता सकता हूँ ना बंदे बता सकता, लेकिन कासिम सूरी साहब ने मुझे जिन दोस्तों से उन्होंने राब्ता करवाया, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि वो गयूर पश्तून है, कमाल लोग हैं। यानी अल्लाह ताला उनकी पगड़ी सलामत रखे। उन लोगों ने हक अदा किया है भाई होने का, मुसलमान भाई होने का और हमवतन होने का। यानी जो उन्होंने हक अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा अल्फाज में नहीं कर सकता। जो उन लोगों ने किया, वो गयूर लोग थे, दलेर लोग थे, उन्होंने ये बोझ उठाया। वो ये इतना आसान नहीं था कि इमरान रियाज जो है वो चला जाएगा। हाँ जी, मैंने 3 अटेम्प्ट किए। पहला अटेम्प्ट जो था वो मैंने एक जगह से किया, वो कामयाब नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई, तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगा। दूसरा अटेम्प्ट मैंने एक और जगह से किया, उसके लिए मैं कोई 8-9 घंटे पहाड़ों पे चढ़ा, फिर इतना ही टाइम लग के वापस आना पड़ा, वहां नाकामी हो गई हमें, मैं जख्मी हो गया। तीसरा अटेम्प्ट हमने फिर दोबारा किया। मेरे साथ जो बंदा गया ना, मैं मजबूरी है उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इतना दलेर आदमी है कि वो कहेगा लो मेरा नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कभी लूंगा उसका नाम, कि अगर आपको मेरे से प्यार है ना तो आप सब उसके लिए दुआ करें। और कोई शेर का बच्चा भी, कोई सही मर्द आदमी है, हर आदमी है। मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं इतने मजबूत असाब के और इतने मजबूत लोग जो इस लेवल तक चले जाएं वफादारी में और प्यार मोहब्बत के अंदर। यानी उस शख्स ने इंतहा कर दी, जो मेरा एक वाहिद कंपेनियन था इस पूरे ट्रेवल में। हाँ जी, ये एक फोटो जो है ये उसने ये बनाई थी, एक फोटो उसने, ये बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, ये उसने बनाई थी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यानी जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी मैं उस शख्स पे हैरान था, वो मेरे पे हैरान था कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये सारा कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। बड़ी कमाल की ठंड थी भाई, सर्दी भी कह रही थी, मैं आज ही हूँ यहाँ पे, मेरे लिए बहुत मुश्किल बढ़ती जा रही थी। और एक मैं तो इसको मैडनेस कहूंगा, जो सिचुएशन यहाँ बनी हुई थी। और इससे पहले भी मेरे साथ पागलपन हुआ है। कौन सा साहब ये जिसको 42 दिन में मैं पाकिस्तान मुझे जानता, मैं कोई गायब आदमी तो नहीं था। लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं। मैं उन्हें पूछता था कि मैंने किया क्या है, वो कहते थे जी आप हमें सूट नहीं कर रहे, लिहाजा आप अब अंदर ही है। मुझे उन्होंने इतने दिन अंदर रखा, इतनी तकलीफ थी मुझे, फिर मेरे पे दबाव डालते थे, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। बहरहाल मैं वो वहां से हम लोग निकले, जिस तरह हम निकले, जितना हमने ट्रेवल किया, जितना वो मुश्किल था। मोबाइल की लाइट ऑन नहीं कर सकते थे, कि मोबाइल की लाइट ऑन करने में भी खतरा था। खूब अंधेरे के अंदर पहाड़ों पे चलना क्या होता है ये मुझे पता है इसका। मैं सारी जिंदगी शिकार खेला है, मैं जंगलों में रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम गुजारा है, मुझे भूखा रहने की, प्यासा रहने की आदत भी है। तो बचपन से हम इतने कोई लैंडलॉर्ड तो थे नहीं, सारा दिन भूखे खेलते थे ग्राउंडों में। तो शायद वो चीजें थोड़ी बहुत काम आई, लेकिन
मैं आपको बताऊं, फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूं तो वो ये उसके मुताबिक नहीं था। ये विल पावर पे ही हम पहुंचे, जैसे भी करके पहुंचे। थोड़ा कुछ चीजों में मैस हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी रखी हुई थी। हमें बहुत चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा कि एक हमारा सफर 17 घंटे का है, जिनमें सिर्फ 4 दफा हम चंद मिनट के लिए रुके हैं। हमारे पास 4 सेब थे और 1 पानी की बोतल थी, और जो मेरा साथी था उसका वजन लगभग 100 किलो था। जब हमने एक एक सेब खाया तो थोड़ी देर बाद दूसरा सेब खाया तो फिर एक बच गया। तो वो फिर बाद में मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा आपने सेब, मैंने कहा जी मैंने 2 खाए हैं। तो वो इस चक्कर में मैंने उनको खिलाया। वो बहुत ताकतवर आदमी है, तो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। मैं सारी जिंदगी उसके लिए दुआ गो रहूंगा। ये मुश्किल टाइम था, बड़ा मुश्किल था वो ट्रैवल। वो लग गई थी कुछ चीज, और मैं उसमें इसको ना थोड़ा सा वो करके तो मैं अपने वीलॉग करता रहूं ताकि ये दिखाई ना दे। नहीं आई मेरे, असल में जो मेरे चोट लगी थी वो मेरे पेट पे लगी थी, वो बड़ी चोट है। तो एक मेरी रान के ऊपर चोट लगी है। ये 2 चोटें मुझे लगी थी, और ये यानी यार अब वो अनबिलीवेबल है। यानी मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, कोई यकीन भी नहीं करेगा जिन चीजों में से हम गुजरे हैं। और अब मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, देखें, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कासिम सूरी क्योंकि वो शख्सियत है जो खुद उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया अपनी जान बचाने के लिए। तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मुझे उनकी बात पे यकीन आया, और वो उन्होंने मुझे कायल किया। मैं उनका सारी जिंदगी, मैं देखें, मेरा कोई जाती ऐसा कोई ताल्लुक तो उनके साथ था नहीं। जैसे एक पॉलिटिशियन है या मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा दिस इज फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। उस आदमी को मेरे से क्या लालच है? वो 4 दिन जागता ही रहा। यानी मैं कोशिश ये करता था कि मैं किसी भी जगह जाऊं तो मैं कुछ ना कुछ करके, एक आधा टाइम मेरा मिस हुआ, लेकिन मैं कोशिश करता था मेरा वीलॉग चलता रहे, लगे कि यार ये रूटीन में है। तो वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, उसने इस तरीके से मैनेज करवाया कि चीजें मैनेज हो गई। शुक्र है मालिक का। बीच में अगर आप मेरे रिकॉर्ड में जाएंगे तो 2 दफा आपको या 3 दफा आपको ऐसा मिलेगा कि वीलॉग हुए नहीं। वो टाइमिंग, मुझे इन्फेक्शन भी हो गई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया, काफी ज्यादा पस पड़ गई थी मेरे जख्म में। और अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। बड़ी तकलीफ में रहा हूं, कई दिन तो मैं सही तरह बैठ नहीं सकता था, मेरे लिए चलना मुश्किल था। लेकिन वो इतना मेहरबान है मेरा मालिक, वो सेहत भी देता है, वो जिंदगी भी बचाता है, वो हर चीज का ख्याल रखता है। अभी मैं देखें, मैं अभी स्टिल सफर में हूँ। मेरा सफर खत्म होगा पाकिस्तान वापस आकर। जब मैं वापस पहुंचूंगा ना अपनी, तो फिर मुझे सुकून आएगा, मैं वापस से इत्मीनान के साथ बैठ सकूंगा। मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो मैं नहीं चाहता कि मैं सबको बताऊं। कुछ जिम्मेदारियां हर आदमी की होती हैं, तो मुझे कुछ चीजें और भी करनी है। मैं अपने काम मुकम्मल कर लूं तो थोड़े से हालात इस तरह के होंगे, मुझे पता हो कि यार मुझे अब पाकिस्तान के अंदर मेरी जान को खतरा नहीं है, तो मैं वो पहला आदमी होऊंगा जो सबसे पहले पाकिस्तान में वापस आ जाऊं। मेरा देखें, ऑप्शन तो आपके पास होते हैं मौजूद, लेकिन और भी चीजें देखनी होती हैं। खाली मैंने तो नहीं अपने आप को सेव करना ना, और मैंने असाइलम अप्लाई नहीं किया किसी भी मुल्क में कभी भी। मैंने आज तक आपके सामने बैठा हूं, मैंने किसी मुल्क में कभी भी कोई असाइलम अप्लाई नहीं किया। और किसी भी मुल्क के बाहर रहते हुए आप उस मुल्क में असाइलम अप्लाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, कुछ मेरे दोस्तों को शायद उनको गलत फहमी हुई या उन्हें गलत इंफॉर्मेशन मिली, जिसकी बुनियाद पे वो चीजें एकदम ट्रिगर हो गई। तो ऐसा था नहीं, हो जाता है बाद मेरे पास की इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाती है। जैसे कुछ अर्सा पहले तालिब फरीदी साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं, एयरपोर्ट को भी ये कवर करते हैं। लाहौर में मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। मैं इनकी खबरों पे आंखें बंद करके इसलिए यकीन करता हूँ, बड़े जबरदस्त साफी हैं ये। उन्होंने थोड़े दिन पहले एक खबर दी हुई थी कि पाकिस्तान में जो है वो इसके एक एयरलाइन है, उसके दफ्तर बंद हो रहे हैं। ये जो है क्या नाम है इसका, कतर एयरवेज के। तो मैंने उनको कोट किए बगैर मैंने ये खबर दे दी 2 जुमलों में, लेकिन बाद में पता चला वो खबर गलत साबित हुई। तो ये भी हो जाता है आपके साथ। तो वो बड़े अच्छे तालिब फरीदी साहब जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, और मेरे साथ हुआ, अभी हाल ही में हुआ, मेरी एक खबर बाउंस हुई। और वो फिर मैंने अगले वीलॉग में, बल्कि जब हो जाए ऐसा तो आपको बड़ापन ये है कि आप दोबारा आकर कहें कि ये गलत हो गया। मैंने अगले वीलॉग में आकर कहा जी मैं मादरत चाहता हूँ, मैंने क्योंकि ये खबर तालिब भाई ने दी थी तो मैंने तस्दीक उसकी नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी, और मैंने सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी मेरी नजर में बहुत ज्यादा है तो मैंने कर दिया। गलती किसी से भी हो सकती है, तो मैं उसके लिए मैंने अपने सुनने वालों से माफी मांगी थी। तो गलती कोई भी कर सकता है, इसमें गलतफहमी हो सकती है, कोई गलती कर सकता है, इंफॉर्मेशन इधर उधर हो सकती है।
यार मैं पाकिस्तान से बाहर आके खुश नहीं हूँ। यानी मैं मेरी फैमिली भी जब मुझे जिस वक़्त वो मिले थे तो वो हैरान थे कि मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से बाहर आके खुश नहीं हूँ। मैं सीरियसली आपको बताऊँ। मेरे बच्चे पाकिस्तान में आ जाते तो मैं ज़्यादा खुश होता। या मेरे अंदर बड़ी फीलिंग आती, मुझे बड़ा मज़ा आता। वो भी मुझे तरसते रहते हैं, बेचारे कहते रहते हैं बाबा चलें ना, पाकिस्तान चलें। मेरे बच्चे भी मेरी तरह के ही हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में ही रहना है। वो मुझे कहते हैं बाबा पाकिस्तान चलें, तो मैं उन्हें क्या बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर यानी मैं उनको ये तो नहीं समझा सकता कि तुम्हारा बाप पाकिस्तान के अंदर अब इसलिए नहीं जा सकता कि वो रह नहीं पाएगा। तो वो मैं उनको कैसे बच्चों को ये बात समझाऊँ?